Hello everyone. Today we will start data hierarchy. What is the data hierarchy? इसके पहले जो हमने इस चैप्टर के अंदर बात करी है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, इसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था। हमने क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद हमने बात करी थी मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ड्राइंग टैबलेट, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, वेब कैमरा, स्कैनर। ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर जिसको वीडियो भी बोलते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर्स के बारे में हमने बात करी थी, प्लॉटर्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने देखा था 3D प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, स्टेप्स थी, प्रोसेसिंग डिवाइस देखे थे हमने कि कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है हमारी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है इनपुट डिवाइस से, कैसे डेटा सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से कैसे वो आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है, ये सब हमने देखा था इसके अंदर। स्टोरेज डिवाइस के अंदर हमने रैम के बारे में पढ़ा था, रोम के बारे में पढ़ा था, हार्ड डिस्क। ठीक है। तो वी हैव कवर्ड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट वाज द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं। जितने भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर, वो सब कैसे कंट्रोल, कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कोलैबोरेट होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन करता है। पर्टिकुलर टास्क, जैसे मैंने बताया था कि कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर ही होगा आपके पास। कैलकुलेटर के अंदर आप गेम नहीं खेल सकते हो या फिर आप मूवी प्ले नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेस करते हो या फिर तो आप या फिर किसी भी कंप्यूटर का आप कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हो, तो आप क्या देखते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितने जीबी की है और हार्ड डिस्क कितनी है इसकी। अब आज जो बात करेंगे बेटा हम, वो बात करेंगे डेटा हेरारकी की। डेटा हेरारकी क्या होती है? सबसे छोटा जो डेटा, एक्चुअली डेटा हेरारकी में हम बात करेंगे यूनिट्स की, कि डेटा जो हमारा किस टाइप से हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, कैसे उसको हम रिट्रीव करते हैं। ओके। तो डेटा हायरार्की की डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस डेटा एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये शुरू से मैं आपको बताता जा रहा हूं कि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, यूजर यानी कि हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं। और जो सीपीयू होता है या कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है बेटा, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और वापस से यूजर को प्रोवाइड कर देता है। द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स इन अ कंप्यूटर डेटाबेस। अब बात करते हैं बेटा कि कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर हर, देखो आप कुछ भी आइटम यूज करते हो तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे अगर अगर कोई हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है कोई, अ, तो हम उसको लीटर में काउंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो उसको ग्राम, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स, इस टाइप से हम उसको मेजर करते हैं। उसी टाइप से जो डेटा होता है उसको हम, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा को मेजर करने की, वो होती है बिट। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिट से। अ बिट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो जो ये बिट वर्ड बना है ये बाइनरी डिजिट से बना है। बिट बाइनरी का बी
एंड डिजिट का IT, तो क्या बन गया बेटा, ये बाइनरी डिजिट से क्या बना, हमारा बिट बन गया। अ कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग डिजिट 0 एंड 1। जब मैंने आपको पढ़ाया था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, तब मैंने बताया था कि जो बाइनरी लैंग्वेज हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, नथिंग एल्स। ओके, तो these digits shows whether the computer circuits are off और ऑन। तो अगर जीरो है इसका मतलब क्या है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा का फ्लो है वो जीरो है, और वन है इसका मतलब वो ऑन है। अ बिट इज देयर फॉर रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज ईदर ऑफ और ऑन। तो ये है 0 एंड 1, इसको ऑफ और ऑन भी बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी बोलते हैं, और जनरली अपन 0 एंड 1 तो बोलते ही है। ओके, अब बात करते हैं बाइट्स की। तो बाइट्स की हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है डेटा की वो होती है बिट। ठीक है, जो किस फॉर्म में होती है बेटा, 0 1, ठीक है, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। जब हमारे पास जब हमारे पास 8 बिट्स मिलती हैं, जस्ट अ मिनट, जब हमारे पास 8 बिट्स मिलती हैं तो हमारे पास आती है 1 बाइट। जब हमारे पास 8 बिट्स मिलती हैं तो क्या वो मिलकर क्या बनाती है, हमारे 1 बाइट बनाती है। लेकिन इनके बीच में एक और यूनिट होती है। अगर 4 बिट होता है, अगर 4 बिट्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो अगर 4 बिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो बनाती है 1 निब्बल। ये आपको याद रखना है बेटा कि 8 बिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, 1 बाइट बनाती है। लेकिन जब 4 बिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाती है, 1 निबल बनाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 निबल इक्वल्स टू क्या होता है, 2 निबल 2 निबल इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा 1 बाइट। क्योंकि 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट, तो 2 निब्बल इक्वल्स टू 8 बिट एंड 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। समझ में आया बेटा, तो ये 1 बाइट है। ठीक है, तो अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। अ बाइट ऑफ information is stored by using several bits is predefined combination called bit pattern. 2-bit pattern are ASCII and EBC DIC। तो बेटा जो बाइट होती है, इसको ये जो बाइट होती है वो 8 बिट का क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, और इनको जो रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न होता है वो हमारे पास होता है ASCII एंड EBC DIC। ASCII की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता ही चुका हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। इसके बाद आता है फील्ड। ठीक है, अब आपको ध्यान से इधर देखना है, देखो बेटा यहां पे बना बिट, ठीक है, बिट से मिलकर बना हमारा बाइट। ओके, अब बाइट का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, ये एक बाइट है। मैंने लिखा नेम, ये भी एक बाइट है। ठीक है, ये किससे मिलकर बने बेटा, ये बाइट्स से मिलकर बने। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, कोई भी नेम में लिख रहा हूँ वो क्या है, एक बाइट है। कोई ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, स्मॉल ए लिख दिया, स्मॉल बी लिख दिया, स्मॉल सी लिख दिया, सब बाइट्स हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टोरिंग की, स्टोर कैसे होगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है बेटा टेबुलर फॉर्म में। किसमें फॉर्म में,
ये डेटा स्टोर होता है आपका टेबुलर फॉर्म के अंदर। इस टाइप से आपका डेटा स्टोर होता है। तो अभी हमने देखा बाइट। तो बेटा बाइट यहां पे सबसे पहले जब बाइट्स आपस में कंबाइन होंगी, जब बाइट्स आपस में कंबाइन होंगी तो सबसे पहले हमारे यहां पे बनेगा फील्ड। क्या बनेगा? फील्ड बनेगा। जैसे ये बन चुके हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, बैच एंड परसेंटेज। तो ये सब क्या है? हमारे फील्ड हैं। ये सब हमारे क्या है बेटा? फील्ड हैं। अब किसी भी, अगर आपसे मैं बोल दूं कि ये आपके सामने टेबल है और इसके अंदर अपना नेम लिखो, आप लिख सकते हो? नहीं, आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको डिफाइन ही नहीं है कि नेम यहाँ पे लिखना है, नेम यहाँ लिखना है या नेम यहाँ लिखना है। जब तक हमको फील्ड डिसाइड नहीं होगा कि नेम कहाँ पे लिखना है, तब तक आप नेम नहीं लिख सकते। अब मैं बोलूँ रोल नंबर लिखो, आप बोलोगे कहाँ पे लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें? तो जब तक आपको डिफाइन नहीं होगा फील्ड, यानी कि, तो ये क्या है बेटा? फील्ड्स हैं। ठीक है, जो ये वर्टिकल स्पेस है जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं फील्ड। ठीक है, इसी को हम कॉलम भी बोलते हैं। इसी को हम, ये है हमारी फील्ड, इसी को हम कॉलम्स भी बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम इसको कॉलम बोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो ये बाइट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे फील्ड बना रहे हैं। ओके, जब फील्ड बन गए तो यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, यानी कि ये बनेगी हमारी रो। क्या बनेगी? ये हमारी रो बनेगी। और रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। और जनरल लैंग्वेज में रो, रिकॉर्ड को बोला जाता है रो। अब मैं यहाँ पे किसी का रोल नंबर लिख लेता हूँ 1, उसका नेम लिख देता हूँ किसी का राज, क्लास दे देते हैं 8th, एड्रेस उसका दे देते हैं कोटा, बेच उसका दे देते हैं WM1 एंड परसेंटेज उसकी दे देते हैं 98%। तो ये क्या बन गया बेटा? एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। ये क्या बन गया है? वन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। वन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 आरव 7th, और ये रहता है जयपुर में, और इसका बेच है ZM1, परसेंटेज है 80। अब क्या हो गया? वन मोर रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। तो टोटल 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। समझ में आ गया होगा आपको? बाइट्स से मिलकर ही आपका फील्ड बनते हैं, और जब तक फील्ड नहीं होगा तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है। अब ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। ये हमारी क्या हो गई है बेटा? एक एक टेबल क्रिएट हो गई है। यहां पे चलते हैं वापस से। ये देखो बेटा, फील्ड, अ फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। बाइट्स मिलेगी तभी तो आप रोल नंबर, नेम वगैरह ये सब लिख सकते हो। दैट कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम। एन आइटम का मतलब है किसी भी एंटिटी का डेटा। मान लो कि मेरा डेटा, मेरा नाम है उमंग, मैं रहता हूँ कोटा के अंदर, मेरा एड्रेस है महावीर नगर में, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, ये सब क्या है? ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, और इस डेटा को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि मैं कोटा में रहता हूं, तो सिर्फ कोटा लिख दूं, इसका कोई मतलब नहीं होगा। या फिर मैं लिख दूं कंप्यूटर, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है। किस बच्चे का रोल नंबर है 1, उसका नाम राज है, वो क्लास 7th का है, उसका बेच WM1 है, उसका एड्रेस कोटा है, वो उसका परसेंटेज
98 है। तो ये सब कुछ सारे डेटा को मिला के क्या बनी, हमारी एक इंफॉर्मेशन बनी। लेकिन अगर इन सब डेटा को अलग अलग कर देंगे हम तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो जो डेटा होता है वो हमेशा मीनिंगलेस होता है। जो डेटा होता है बेटा, डेटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, मीनिंग लेस होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी वन, राज, कोटा, 98। तो ये वन एक डेटा है, राज एक डेटा है, कोटा एक डेटा है, 98 एक डेटा है। लेकिन जब इन सबको कंबाइन करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि जिसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम राज है, उसका एड्रेस कोटा है और उसकी परसेंटेज क्या है, 98 है। तो दिस इज कॉल्ड ओके। तो यहाँ पे आपको ये पता चली गया बेटा कि जो फील्ड होता है वो क्या होता है, कॉलम नेम होता है। फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम। फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम। अगला आता है बेटा आपका रिकॉर्ड। अब देखो बेटा, जब तक आपका कॉलम नहीं होगा तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो चुका है। मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूं कि जब तक आपका फील्ड का नेम या कि नहीं कि कॉलम का नेम ऊपर डिफाइन नहीं होगा कि कहाँ पे नेम लिखना है, कहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे क्लास लिखनी है, तब तक आप रिकॉर्ड या एंटर नहीं कर सकते हो। तो अपन जनरल टर्म में रिकॉर्ड को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको हम, रो। अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। अब ऑब्वियस बात है कि जो फील्ड था वो भी कलेक्शन ऑफ बाइट्स था, क्योंकि रोल नंबर आपने लिखा वो भी बाइट्स है, आपने लिखा नेम वो भी बाइट्स है। लेकिन अब नेम के नीचे लिखोगे आप अपना नाम, तो आपने अपना नाम लिखा राज, तो वो भी क्या है, बाइट्स से मिलकर बना हुआ है। contain information about an item, for example name of student, his her age and his her class। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बेटा आई आपके बिट, ठीक है, बिट से मिलकर आपके बिना बाइट, बाइट्स बनी, ठीक है। बाइट्स से मिलकर ही आपका क्या बन रहा है बेटा, बाइट्स से मिलकर ही आपका बन रहा है फील्ड। क्या बन रहा है, बाइट्स से मिलकर फील्ड बन रहा है। तो सबसे पहले फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे हम। यहां पे सबसे पहले लिखते हैं फील्ड नेम, क्लास और एज। ये तीनों क्या बन गए आपके, फील्ड बन गए। बाइट्स से मिलकर ही आपके बनेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाइट्स से मिलकर ही आपके क्या बनेंगे बेटा, रिकॉर्ड। अब अभी तक यहाँ पे जीरो रिकॉर्ड है, अभी तक यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, जीरो, क्योंकि कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम किसी का भी। अब नेम चेंज करते हैं। मैंने यहाँ लिखा मनीष, मनीष नाम लिखा, ओके मनीष, ठीक है। ये डेटा है, मनीष एक क्या है, डेटा है। इसकी क्लास है 8th और एज है इसकी 13। अब मनीष एक डेटा है, 8th एक डेटा है एंड 13 क्या है, एक डेटा है। लेकिन जब इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं कि एक स्टूडेंट जिसका नेम मनीष है, जिसकी क्लास 8 थे, उसकी एज 13 है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका एक रिकॉर्ड बन गया है। क्या बन गया बेटा, ये आपका पूरा रिकॉर्ड बन गया है एक। इसी टाइप से यहाँ पे मैं आता हूँ, किसी का नाम है शानू, जो क्लास 7th में है और उसकी एज 12 है। इसके बाद है शिविका, क्लास 6 से एज 11 है। तो ये देखो बेटा, ये यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बन चुके हैं, 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स
यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं। थ्री रिकॉर्ड्स। कोई डाउट है यहाँ तक? अब बात आती है बेटा फाइल की। तो जो टेबल हमारी बनी है वो क्या है? एक फाइल है। वो टेबल जो हमने बनाई है वो क्या है? फाइल है। अब जैसे इस टाइप से अगर आप रेजोनेंस के अंदर हैं बेटा, तो जैसे यहां पे मैं क्लास 7th की एक फाइल बनाता हूं, फिर एक और फाइल बना ली रेजोनेंस के अंदर, क्लास 8th की एक फाइल बना ली, क्लास 9th की एक फाइल बना ली। ये देखो बेटा अलग अलग फाइल आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी की सारी फाइल्स, ये सारी की सारी फाइल्स किस में स्टोर होंगी? डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगी, डेटाबेस में स्टोर होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इस डेटाबेस का नेम क्या है? इस डेटाबेस का नेम है रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब मैं इसको इसकी जो अप्रोच है उसको डेटाबेस से स्टार्ट करता हूं। डेटाबेस एक रेजोनेंस एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर आपने मल्टीपल फाइल्स बनाई है, मल्टीपल फाइल्स बनाइए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 की। और इन फाइल्स को कैसे क्रिएट किया गया है? फील्ड, फील्ड्स, फील्ड और यहां पे भी फील्ड, ठीक है। इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बन गए? रिकॉर्ड बन गए बेटा। यहां पे भी इस फील्ड्स के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बन गए? रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए। और सेम इधर भी क्या हो गए? रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए। ओके, ये फील्ड और रिकॉर्ड, फील्ड और जो रिकॉर्ड हैं ये किससे क्रिएट हुए? हमारे ये क्रिएट हुए हैं बाइट्स के थ्रू। और जो आपकी बाइट्स है वो किससे मिलकर बनी हुई है? बिट्स से मिलकर बनी हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक डेटाबेस बनाते हैं। रेजोनेंस नाम का एक डेटाबेस बनाया बेटा। अब रेजोनेंस का डेटाबेस बनाया, अब रेजोनेंस के अंदर खूब सारा डेटा है। खूब सारा डेटा कैसे? अलग अलग खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैचेज में, अलग अलग क्लासेज में पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ यहाँ पे जो हम फैकल्टीज हैं इनका डेटा है, नॉन अकेडमिक स्टाफ से उनका डेटा है। तो यहाँ पे खूब सारी टेबल बना रखी है, ठीक है। और उन टेबल के अंदर कैसे डेटा स्टोर है? ऊपर सबसे पहले कॉलम नाम दिए हुए हैं, कॉलम नेम, नेम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, वो कौन से बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस टाइप से। और उनका पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। और वो जो डेटा है वो किससे मिलकर बना है? बाइट्स से मिलकर बना है। जो उनका नाम है, जो उनकी क्लास है, ये सब क्या है बेटा? बाइट्स से मिलकर बनी है। और बाइट्स किससे मिलकर बने होते हैं? बिट्स से। तो यही डेटा हायरार्की होती है। ये देखो लास्ट में, a file is a collection of interrelated fields. For example, a student's record may contain field names, name, age, class, subject. अब तो ये पूरी की पूरी एक टेबल बनेगी। तो वो क्या बोला? उस टेबल को हमने क्या बोला है? टेबल को हमने क्या बोला है बेटा? फाइल बोला है। टेबल को हमने क्या बोला है? फाइल बोला है। A database is a collection of all the files in an organization. अब देखो यहाँ पे क्या रहा है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स। अब मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस के अंदर खूब सारे फाइल्स बनी हुई हैं, अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग बैचेस की, खूब सारी फाइल्स है। वो किसके अंदर स्टोर हो रही है? डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फाइल ऑफ स्टूडेंट्स, teachers and other staff members of your school make school database। तो समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते बेटा।
इसके बाद बात आती है बेटा ट्रबल शूटिंग टिप्स की। ट्रबल शूटिंग क्या होता है? बहुत सी बार जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं। कुछ कभी प्रॉब्लम्स मेजर होती है, कभी प्रॉब्लम्स माइनर होती है। माइनर प्रॉब्लम्स होती है उसको हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमको एक्सपर्टीज के पास जाना पड़ता है। तो हम उन्हीं माइनर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं और कुछ माइनर प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, उस ट्रबल को कैसे शूट कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इन टिप्स की। You are familiar with a computer system, its various parts of and their working. Okay, हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या काम होता है। You know that a computer system normally run well and perform all required function for you. सच बात है कि जो कंप्यूटर होगा वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, आपको उससे जैसा डेटा चाहिए वो देगा, नहीं देगा तो आप रखोगे क्या उसको? नहीं रखोगे ना। तो ऑब्वियस बात है हम उसी से दोस्ती करते हैं जो हम हमसे अच्छा रहता है। बट देर आर टाइम्स व्हेन सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डू नॉट वर्क वेल, एट टाइम्स डू नॉट वर्क एट ऑल। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो हमारी मशीन होती है, हमारा कंप्यूटर होता है, वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर वर्क नहीं करता है। क्या क्यों नहीं करता है? सम टाइम द डिस्प्ले इज नॉट प्रॉपर, डिस्प्ले नहीं आती है। एट द अदर टाइम स्पीकर और द माउस आर नॉट वर्किंग, स्पीकर काम करना बंद कर देते हैं, आवाज नहीं आती है, माउस काम करना बंद कर देता है। दो फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम इज द जॉब ऑफ स्पेशली ट्रेंड पीपल। तो सच बात है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सही करना स्पेशल ट्रेंड पीपल का काम है, जिन्होंने हार्डवेयरिंग की पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने कंप्यूटर को सही करने का कोर्स कर रखा है, वही लोग इसको सही कर सकते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम दैट यू टू कैन फिक्स, लेकिन कुछ माइनर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम सही कर सकते हैं। जनरल पब्लिक, जनरल पीपल या आप और हम उनको सही कर सकते हैं। देखते हैं, डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। जब भी, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर से प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और उसको सोल्व करना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग कहलाता है। अब यहां देखते हैं सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम। सबसे पहले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उनमें सबसे पहले है कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन। हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या देखना चाहिए? चेक टू सी पावर कोड, जो पावर केबल होती है, इज प्रॉपर्ली अटैच्ड और नॉट। तो आपकी जो पावर कोड है वो अटैच या नहीं है। हो सकता है किसी ने घर में से उसको हटा के नीचे गिरा दिया और आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो, पता ही नहीं चला हमको। देर आर 3 केबल्स दैट कैरी पावर सप्लाईज। तो हमारे जब घर पे डेस्कटॉप होता है उसके अंदर पावर सप्लाई 3 टाइप से होती है। कैसे होती है? फ्रॉम मेन टू यूपीएस, फ्रॉम यूपीएस टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मॉनिटर। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। हमारे घर पे ये मान लो एक कंप्यूटर है, ये इधर की साइड में क्या है बेटा? एक सीपीयू रखा हुआ है या कैबिनेट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पे आपका है कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड है, और यहाँ पे है आपका यहाँ पे आया है आपका माउस, और एक हमारे पास यहाँ पे होता है, एक हमारे पास होता है यहाँ पे यूपीएस। तो ये तो हो गया आपका मॉनिटर, ये तो हो गया मॉनिटर। इसको आप जनरल टर्म में सीपीयू बोलते हैं, अदरवाइज ये सीपीयू नहीं है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। ये आपका हो गया माउस, और ये आपका हो गया कीबोर्ड, ये आपका हो गया यूपीएस, और यहीं पे आपके होते हैं 2 स्पीकर्स।
आपके यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, स्पीकर्स होते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है तो प्लीज, ये आपके क्या हैं, स्पीकर्स हैं, ये आपके स्पीकर्स हैं। ठीक है, जनरली हमारे घर के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें यही होता है। अब यहाँ पे आपका एक प्लग होता है, स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर इस टाइप का, अब यहाँ से एक केबल जाती है इसके अंदर बेटा, यूपीएस के अंदर जो पावर सप्लाई आती है, वो पावर सप्लाई जो आती है वो यूपीएस के अंदर आती है। यूपीएस से आपका मॉनिटर कनेक्ट होता है, यूपीएस से आपका, यूपीएस से मॉनिटर कनेक्ट होता है, और यूपीएस से ही आपका सीपीयू कनेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? अब ये जो मॉनिटर है ये आपका इससे कनेक्ट होता है, एक डेटा आएगा, यहीं से आपका माउस कनेक्ट होता है, यहीं से आपका कीबोर्ड कनेक्ट होता है, और यहीं से आपका स्पीकर कनेक्ट होता है। इसको ध्यान से देख लेना बेटा। सबसे पहले जो पावर आती है वो आती है यूपीएस के अंदर, यूपीएस से पावर जाती है मॉनिटर के अंदर और सीपीयू के अंदर। ठीक है, मॉनिटर के अंदर जो डिस्प्ले आता है, भाई मॉनिटर में पावर तो आ गई लेकिन आउटपुट भी तो आएगा ना, आउटपुट तो कहां से आएगा, सीपीयू से आएगा। तो सीपीयू से हमारा क्या जाता है, इसके अंदर आउटपुट जाता है। इसलिए एक केबल जो हमारी मॉनिटर की होती है वो कहां से, इससे भी कनेक्ट होती है, यानी कि मॉनिटर दो जगह से कनेक्ट होता है, तो पावर से कनेक्ट होता है, दूसरा आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है। बाकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किससे कनेक्टेड है, आपके सीपीयू से कनेक्टेड है। चाहे स्पीकर्स हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे आपका प्रोजेक्टर हो, प्लॉटर हो, कुछ भी हो, वो सब सीपीयू से कनेक्ट होंगे। तो यहां पे ये बोल रहा है कि जो यूपीएस, जो पावर आपकी, जो पावर प्लग होता है वहां से जो यूपीएस पे सप्लाई जा रही है वो सही है। दूसरा ये देखता है यूपीएस से सीपीयू में, मैंने बोला ना यूपीएस से सीपीयू के अंदर जो पावर सप्लाई जा रही है वो सही है या नहीं है, और सीपीयू से जो आपके मॉनिटर के अंदर पावर सप्लाई जा रही है वो सही है या नहीं है। तो आपको ये चेक करना है। चेक ऑल दीज कनेक्शन वन बाय वन, इफ द सप्लाई प्लग्स आर लूज इलेक्ट्रिसिटी में नॉट फ्लो। तो भाई अगर वायर लूज है, प्लग सही से नहीं लगा हुआ, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मेक श्योर दैट द मॉनिटर स्विच ऑन, और तीसरा ये है कि बहुत सी बार मॉनिटर का जो मेन बटन होता है जहां से मॉनिटर को अपन स्टार्ट करते हैं, तो वो भी हम स्विच ऑफ कर देते हैं और उसको ऑन नहीं कर पाते, और हमको लगता है कि हमारा मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा है। इसके बाद है बेटा सेकंड है आपका माउस इज नॉट वर्किंग, चेक द माउस वेदर इट इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू द पोर्ट ऑफ सीपीयू और नॉट। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो आपका माउस है, ये आपका माउस सीपीयू से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। इसके बाद है नो साउंड, नो साउंड का मतलब स्पीकर हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। चेक टू मेक श्योर द स्पीकर कोड इज अटैच टू सीपीयू बॉक्स और नॉट, और इसके बाद है जो पावर सप्लाई जाएगी आपके स्पीकर के अंदर, वो पावर सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। तो ये देखो वापस से मैं इसको बताता हूँ बेटा, ये देखो यहाँ पे जो हमारे गाने आएंगे बेटा, जो साउंड आएगी वो तो यूपी सीपीयू से आएगी, लेकिन यहाँ पे भी इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लग की जरूरत पड़ेगी। हमारा स्पीकर भी तो कनेक्ट होना चाहिए ना प्लग से।
तो ये दो कनेक्शन, एक तो सीपीयू वाला कनेक्शन और एक पावर सप्लाई वाला कनेक्शन, ये दोनों चेक करना जरूरी है। इसके बाद कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, तो अगेन आपको ये चेक करना है कि जो कीबोर्ड से जो केबल है जो यूपीएस से कनेक्ट हो रही, सीपीयू से जो कनेक्ट हो रही है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, या फिर आपको ये चेक करना है। बहुत सी बार क्या होता है जब हमारा कीबोर्ड पुराना हो जाता है तो कुछ कीज होती है जैसे एंटर हो गया या फिर शिफ्ट की हो गई या फिर स्पेस बार, सबसे ज्यादा जो कीज यूज होती है वो होती है एंटर की यूज होती है, स्पेस बार वो यूज होती है, या फिर शिफ्ट की। ये तीनों कीज ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा बार यूज होती है। तो बहुत सी बार क्या हो जाती है वो स्टक हो जाती है, वो नीचे दबी हुई रह जाती है, तो तब भी हमारा आउटपुट सही नहीं आता है। तो हमको ये चेक करना है। आपका लास्ट स्लाइड है बेटा इस चैप्टर की, कीबोर्ड इज टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर। तो आपको ये देखना है कि जो शिफ्ट की होती है वो स्टक तो नहीं हो गई है, नीचे दबी हुई तो नहीं रह गई है। अगर दबी हुई होगी तो क्या होगा, सब कुछ कैपिटल लेटर के अंदर ही आएगा। इसके बाद है कंप्यूटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। बहुत सी बार हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हम बोलते हैं हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्या होता है, सपोज दैट यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर एंड योर सिस्टम सडनली स्टॉप्स responding to your command, we say that your computer is hung। कुछ भी कर रहे हैं, की प्रेस कर रहे हैं, माउस चला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हैंग हो गया है। इन दिस कंडीशन योर माउस कीबोर्ड माइट नॉट रेस्पॉन्ड, क्लोज द एप्लीकेशन इफ पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो जाता है तो जितनी भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर रखे हैं उनको क्लोज करने की कोशिश करो, हो जाए तो ओपन द टास्क मैनेजर यूजिंग टास्क बार। से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो। द टास्क मैनेजर विंडो अपीयर, इट शोज ऑल द एप्लीकेशन करंटली रनिंग। इसकी जो टास्क मैनेजर है इसको ओपन करने की कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ये यहाँ पे ऑल्ट नहीं है शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट है, इसको आप प्रेस कर सकते हो। इफ देयर एनी प्रॉब्लम विद सम एप्लीकेशन क्लिक डिटेल टैब, यू सी नॉट रेस्पॉन्डिंग मैसेज इन स्टेटस कॉलम। Select the application. Now click on the end task button to terminate the problem. If the problem is still there, restart your कंप्यूटर। तो क्या करना है बेटा, आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, वहां पे जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम कर रही होगी तो उसके आगे लिखा हुआ रहा होगा नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो आपको उस पर क्लिक करके एंड टास्क करना है, तो वो क्या हो जाएगी, वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर वापस नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती हैं, तो हम उनको टास्क मैनेजर के थ्रू उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और अगर तब भी नहीं होता है आपका कंप्यूटर, तो आप क्या करोगे, आपका आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दोगे। दिस वाज योर चैप्टर। थैंक यू।